So we start with the next part of the organism and population, that is known as population. So we start with populations. So actually, what do you mean by the population? It's the grouping of same kind of interbreeding species at a particular geographical area. The collectively interbreeding species or same type of species at a given area is called population. So same kind of species, they can interbreed among themselves. So it is known as interbreeding individuals of a species. So it is the total number of interbreeding individuals of a species. It is the total number of interbreeding individuals of a species found in a geographical area. Found in a geographical area. So एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में जो स्पेसीज सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स रहते हैं, सेम टाइप का स्पेसीज का इंडिविजुअल्स रहते हैं, उनके बीच में इंटरब्रीडिंग होती है, उस ग्रुप को हम पॉपुलेशन बोलते हैं. और उसी एरिया में वो शेयर करते हैं एंड compete भी करते हैं फॉर सिमिलर रिसोर्सेस. शेयर एंड compete फॉर सिमिलर रिसोर्सेस. शेयर एंड compete फॉर सिमिलर रिसोर्सेस. ये जो टर्म अप्लाई हुआ है इंटरब्रीडिंग, दिस टर्म इज अप्लाइड फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दिस टर्म, क्योंकि हम यहां पर क्या बोले, इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, तो इसका मतलब क्या होगा, तो यहां पर तो पॉपुलेशन का मतलब क्या होगा. सो टर्म इंटरब्रीडिंग अप्लाइड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो अगर हम डेफिनेशन को देखेंगे कि इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पेसीज, सो इंटरब्रीडिंग खास करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही इंडिकेट करता है. तो इसका मतलब है क्या पॉपुलेशन सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला ऑर्गेनिज्म की ही ग्रुप है? नहीं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला ऑर्गेनिज्म का ग्रुप भी पॉपुलेशन है. बोथ असेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल, दोनों की ग्रुप को हम बोलेंगे पॉपुलेशन. So group of individuals produced from even asexual reproduction also considered as population. So group of individuals produced from even asexual reproduction asexual reproduction is also considered as population. Is also considered as population.
सो दे शेयर एंड कम्पीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेस। जो इंडिविजुअल्स है ना, तो उनका रिसोर्स भी सेम होगा, तो वो आइदर शेयर कर सकते हैं वो सेम रिसोर्स को, या फिर शेयर कर सकते हैं सिमिलर रिसोर्स को, या फिर कम्पीट भी कर सकते हैं, कि उनका रिसोर्स डिफरेंट नहीं होगा। रिसोर्स अगर सिमिलर हो जाता है तो दो इंडिविजुअल के बीच में आइदर शेयरिंग होता है या फिर कंपटीशन होती है। तो इसका मतलब क्या है, कि जो इंटरब्रीडिंग एंड एसेसुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर जो दो पॉइंट दिया गया है कि पॉपुलेशन, हम सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की ग्रुप को भी पॉपुलेशन बोलेंगे और असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल की ग्रुप को भी पॉपुलेशन बोलेंगे। सो पॉपुलेशन इंडिकेट्स बोथ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है, सो यू कैन फॉलो एनसीईआरटी, दैट इज पेज नंबर 227। The examples of the population. Examples of population. All the cormorants. These are one kind of birds. All the cormorants in a wetland. एक वेटलैंड में जितने कॉर्मोरेंट टाइप के बर्ड्स होते हैं, कॉर्मोरेंट बर्ड्स होते हैं, वो भी एक पॉपुलेशन है। रैट्स, देन इज द रैट्स, ऑल द रैट्स in an abandoned dwelling. All the rats in an abandoned dwelling. मतलब जो प्लेस में कोई नहीं रहता उसको abandoned प्लेस बोलते हैं। ड्वेलिंग मतलब लिविंग प्लेस को भी ड्वेलिंग प्लेस बोलते हैं, लेकिन वो अबंडन हो चुका है, वहां पर कोई आदमी या फिर कोई अदर ऑर्गेनिज्म नहीं रहता है, कोई ह्यूमन नहीं रहता है, तो वो अबंडन प्लेस पे जितने भी रैट्स है, जैसे कि गार्डन्स में, नाली में जो रैट्स रहते हैं, उस ऑल द रैट्स दे कंप्राइज द पॉपुलेशन। ओके, then is teak wood trees in a forest tract. Teak wood trees. In a forest tract. फॉरेस्ट की एक पैच को ट्रैक्ट बोलते हैं, वहां पर जितना टिक वुड ट्रीज रहते हैं। टिक वुड ट्रीज मतलब टेक्टोना, टेक्टोना ग्रैंडिस। सागवान जो है ना, सागवान का जो पेड़ होता है, ट्री होता है, उसको टीक वुड बोलते हैं, टीक वुड ट्रीज। जितने भी टीक वुड ट्रीज है इन अ फॉरेस्ट ट्रैक्ट, दैट इज ऑल्सो constitute population. बैक्टीरिया इन ए कल्चर प्लेट, सपोज हम लैबोरेटरी में कल्चर कर रहे हैं बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया इन ए कल्चर प्लेट, वो भी एक पॉपुलेशन है। द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इन द artificial medium or in culture plate is also called as population. Next is lotus plants in a pond. लोटस प्लांट्स, जितने भी लोटस प्लांट होते हैं पॉन्ड में, वो भी एक पॉपुलेशन है। लोटस प्लांट्स इन ए पॉन्ड, that also constitute the population. Lotus plants in a pond.
सो एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट दिया है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है। सो इंडिविजुअल्स में क्या है, सिंगल पर्सन, और सिंगल ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं इंडिविजुअल, लेकिन ग्रुप को बोलते हैं पॉपुलेशन। सो देयर मस्ट बी सम डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एंड द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशन। सो उसी पेज में एग्जाम्पल्स के बाद जो लाइन दिया है वो एनसीईआरटी पॉइंट्स में हम लिख रहे, वी आर राइटिंग द एनसीईआरटी पॉइंट्स। ओके, although an individual organism is the one that has to cope up with a changed environment, although an individual organism has to cope or has to adjust, cope मतलब adjust, has to cope, individual organism is that one is the one that has to cope with a changed environment. With a changed environment. तो सिंगल ऑर्गेनिज्म एडजस्ट करता है चेंज एनवायरमेंट को, लेकिन ग्रुप क्या करता है। सो इट इज एट द पॉपुलेशन लेवल, दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स। इट इज एट द पॉपुलेशन लेवल that natural selection operates to evolve. Natural selection operates to evolve the desired traits. सो जो पॉपुलेशन का इकोलॉजी है, क्योंकि इकोलॉजी का हम डिफरेंट लेवल में स्टडी कर सकते हैं। ऑर्गेनिज्म लेवल में जैसे कि हम स्टडी किए इसका जो पहले वाला पार्ट में कि ऑर्गेनिज्म कैसे चेंज एनवायरनमेंट को एडजस्ट करता है, यानी कि एडाप्टेशन क्या है, रिस्पॉन्स क्या दिखाता है, वो इंडिविजुअल लेवल में होता है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म लेवल में होता है। दैट इज ऑर्गेनिज्मिक इकोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। लेकिन पॉपुलेशन लेवल में जो इंटरेक्शन होता है एनवायरनमेंट के साथ, तो पॉपुलेशन का कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में नहीं है। जैसे कि एक इंडिविजुअल मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, लेकिन एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को उसमें मेल फीमेल बहुत सारे हैं, तो वहां पर हम सेक्स रेशियो बोलते हैं। सिंगल इंडिविजुअल में सेक्स रेशियो नहीं होता है, वहां पर आइदर मेल होता है या फीमेल। तो पॉपुलेशन का कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का इकोलॉजी के साथ इंटर रिलेशनशिप बाय इंटरेक्शन क्या है, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इकोलॉजी। सो पॉपुलेशन इकोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोलॉजी ड्यू टू दिस कैरेक्टर, ड्यू टू दिस पॉइंट। एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म चेंज एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर सकता है, लेकिन पॉपुलेशन लेवल में इवोल्यूशन के समय में पॉपुलेशन लेवल में नेचुरल सिलेक्शन काम करता है। सो नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स एट द पॉपुलेशन लेवल। तो नेचुरल सिलेक्शन मतलब कि पॉपुलेशन में कौन सा फेवरेबल कैरेक्टर नेचर को सिलेक्ट होगा या नेचर के साथ एडजस्ट होगा। तो इवोल्यूशन, जो स्पेशीज का इवोल्यूशन हुआ है, जो चेंजेस हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है इवोल्यूशन के समय में, सो वो पॉपुलेशन लेवल में हुआ है, वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म लेवल में नहीं हुआ है। सो पॉपुलेशन लेवल में
पॉपुलेशन का कौन सा फेवरेबल कैरेक्टर नेचर के साथ बेस्ट सूट होगा या बेस्ट एडजस्टेबल होगा, दैट इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। इसका मतलब इनडायरेक्टली नेचर उसको सिलेक्ट किया है, उस कैरेक्टर को सिलेक्ट किया है, दैट इज नोन एज नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन पॉपुलेशन के लेवल में ऑपरेट करता है। किस लिए ऑपरेट करता है? टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेट्स। जो सही कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर चाहिए एक पॉपुलेशन में, वो कैरेक्टर को इवॉल्व होने के लिए नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करते हैं। सो फॉर दिस रीजन द पॉपुलेशन इकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके साथ ये पॉइंट रिलेटेड है। सो देयरफॉर, तो ये कारण है। तो अगर असर्शन रीजन होगा, ये जो सेंटेंस मैं अभी लिख रहा हूं ये असर्शन है और ये इसका रीजन है। वाई अगर आप पूछेंगे, अगर आपको पूछा जाएगा कि वाई द पॉपुलेशन इकोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, ड्यू टू दिस पॉइंट द पॉपुलेशन इकोलॉजी इज इंपॉर्टेंट। सो देयरफॉर राइट द सेंटेंस, therefore population ecology is an important area, population ecology is an important part of ecology। इकोलॉजी का बहुत सारे पार्ट होता है, पॉपुलेशन लेवल में इकोलॉजी, कम्युनिटी लेवल में इकोलॉजी, बायोम लेवल में इकोलॉजी। सो पॉपुलेशन लेवल में जो इकोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी, is an important area of ecology और is important हम लिख सकते हैं, शॉर्ट कर देंगे थोड़ा, is an important area of ecology जो है मीनिंग, is important भी सेम मीनिंग है। So population ecology is important because it links ecology to population genetics, because it links ecology to population genetics। It links ecology to population genetics and evolution। So population genetics एंड इवोल्यूशन के साथ पॉपुलेशन इकोलॉजी लिंक है और एसोसिएटेड है, इसलिए पॉपुलेशन इकोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि पॉपुलेशन इकोलॉजी नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। So next we'll go to the characteristics of the population। So population में ऐसा कुछ attributes है या characteristics है that an individual organism does not have। A population has certain qualities or attributes or characteristics एक पॉपुलेशन में से कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है या एट्रीब्यूट्स होती है या क्वालिटीज होती है जो कि सिंगल ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, दैट एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव, दैट एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव।
तो क्या क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? ओके, पॉपुलेशन में क्या स्पेसिफिक क्वालिटी होता है या एट्रीब्यूट होता है जो कि सिंगल ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है? ओके, अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, एन इंडिविजुअल में हैव बर्थ्स एंड डेथ्स. An individual may have births and deaths. An individual may have births and deaths. एक इंडिविजुअल, नए इंडिविजुअल जन्म हो सकते हैं या फिर नए और पुराने इंडिविजुअल मर सकते हैं. But the population has birth rates and death rates. तो इंडिविजुअल में रेट नहीं होता है, उसमें डेथ होता है, बात होता है, लेकिन बात और डेथ की रेट नहीं होती है, वो पॉपुलेशन में होती है. द पॉपुलेशन हैज, एनी पॉपुलेशन, आप लीजिए ह्यूमन पॉपुलेशन लीजिए, टाइगर पॉपुलेशन इन द फॉरेस्ट लीजिए, ओके, लायन पॉपुलेशन लीजिए, एनी पॉपुलेशन का बर्थ रेट होता है, डेथ रेट भी होती है. सो ये जो बर्थ और डेथ रेट, दिस इज कॉल्ड एज पर कैपिटा बर्थ एंड पर कैपिटा डेथ. These rates refer to per capita birth and per capita deaths. In a population, these rates refer to per capita birth and per capita deaths. So birth rate मतलब per capita. This is called per capita. Per capita births, and this one is called per capita deaths. Per capita births and per capita deaths. अगर हम एग्जाम्पल देंगे पर कैपिटा बर्थ और पर कैपिटा डेथ का, so these rates का मतलब क्या है? expressed, the rates hence expressed is change in numbers with respect to members of the population. इसका मतलब है तो कितना चेंज हुआ है, कितने पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल थे और उसमें कितना चेंजेस हुआ है, आइदर इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है. दैट इज कॉल्ड पर कैपिटा. द रेट्स एक्सप्रेस्ड इज चेंज इन नंबर्स. द रेट्स एक्सप्रेस्ड इज चेंज्ड इन नंबर्स. द रेट्स एक्सप्रेस्ड इज द चेंज इन नंबर. आइदर इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है. इंक्रीज और डिक्रीज, वो नंबर बढ़ भी सकता है, नंबर कम भी हो सकता है. उसी को ही हम रेट बोलते हैं. पहले कितना था और बाद में कितना बढ़ा या कितना घटा. इंक्रीज और डिक्रीज विथ रेस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन. ये इंपॉर्टेंट है. विथ रेस्पेक्ट टू members of the population. तो इसको बोलते हैं हम पर कैपिटा बर्थ्स और पर कैपिटा डेथ. पर कैपिटा बर्थ्स जो है, बर्थ रेट सेम है. तो रेट यहां पर क्या है? रेट एक्चुअली क्या होता है? रेट को कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं? चेंज इन नंबर होता है. चेंज इन, वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, चेंज इन नंबर with respect to members of the population.
पॉपुलेशन में मेंबर्स के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ है, दैट इज कॉल्ड पर कैपिटा बर्थ्स और बर्थ रेट, पर कैपिटा डेथ और डेथ रेट्स। इसका अगर आप देखिएगा एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है, यू कैन स्टडी द एनसीईआरटी, ऑलवेज कीप एनसीईआरटी एट योर साइड, अपने पास एनसीईआरटी रखिए। जब ये वीडियो लेक्चर आप देख रहे हैं, आप एनसीईआरटी को साथ इसको पढ़िए, तो आपको लिए बेटर आउटपुट होगा। सो यू जस्ट फॉलो 227 नंबर पेज, सेकेंड पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ का 6 नंबर लाइंस में एग्जाम्पल दिया है। पॉन्ड में कितना लोटस प्लांट है, आप, सो आई एम नॉट गिविंग दैट नोट हियर, आप उसको डायरेक्टली एनसीईआरटी से देख सकते हैं और उस सेंटेंस को पढ़ के उसको समझने की कोशिश कीजिए। सपोज मान लो एक पॉन्ड में 20 लोटस प्लांट है, लास्ट ईयर में 20 लोटस प्लांट था और एक साल के अंदर रिप्रोडक्शन से 8 नए प्लांट उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गए। सो अभी उसका पॉपुलेशन है 28। पिछले साल में 20 लोटस प्लांट एक पॉन्ड में था, एक साल में 8 नए लोटस प्लांट रिप्रोड्यूस हुए, तो टोटल करेंट लोटस पॉपुलेशन दिस ईयर इज 28। अगर हम बार्थ रेट कैलकुलेट करेंगे, बार्थ रेट या पर कैपिटा बार्थ कैलकुलेट करेंगे, तो 20 में 8 ऐड हुए तो 28 हुआ। सो 8/20 पर कैपिटा बर्थ इज 8/20। इसका मतलब है 0.4 ऑफ स्प्रिंग्स बने, एक लोटस प्लांट में 0.4 ऑफ स्प्रिंग बने। तो 20 प्लांट में 8 ऐड हुए, तो एक प्लांट में कितना ऐड हुए 0.4, 8/20। सो 8/20 इज इक्वल टू 0.4 of springs, 0.4 of springs per lotus per year। 0.4 of springs, ये पर कैपिटा बात है, 0.4 of springs per lotus plant per year। एक साल में एक लोटस प्लांट with respect to one lotus plant, single lotus plant, 0.4 of spring ऐड हुए। So 0.4 per lotus plant per year, 0.4 per lotus plant per year, this is called the per capita birth। उसी टाइप का अगर हम पर कैपिटा डेथ देखेंगे, ठीक है, सपोज एक लैबोरेटरी में 40 फ्रूट फ्लाई थे, 40 फ्रूट फ्लाइज वर केप्ट इन द लैबोरेटरी, ठीक है। तो लैबोरेटरी में आपको मालूम है कि एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ ऑर्गेनिज्म को रखते हैं, जैसे फ्रूट फ्लाइज के ऊपर तो जेनेटिक्स का मैक्सिमम रिसर्च हुआ है। सपोज एक लैबोरेटरी में 40 फ्रूट फ्लाइज थे, ओके, और एक वीक के पहले 40 थे और एक वीक में 4 फ्रूट फ्लाई की डेथ होगी, ठीक है, तो उसकी पॉपुलेशन 36 हो गई, ठीक है। सो डेथ रेट क्या है इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग दैट पीरियड, मतलब ड्यूरिंग दैट वीक, 1 वीक में। सो 4/40 दैट मतलब 0.1 पर फ्रूट फ्लाई पर वीक, ओके। सो एक लैबोरेटरी में 40 फ्रूट फ्लाई थे और एक वीक में 4 फ्रूट फ्लाई की डेथ होगी, तो 40 से 4 डेथ हो गई, तो 36। अभी दिस वीक में एट द एंड ऑफ द वीक 36 बचा है, तो 4 डेथ हुआ विथ रेस्पेक्ट टू 40। तो पर कैपिटा डेथ कितना हुआ एक वीक में 4/40, मतलब 0.1 एक फ्रूट फ्लाई के रेस्पेक्ट में 0.1 हुआ है, क्योंकि 40 फ्रूट फ्लाई के रेस्पेक्ट में 4 डेथ हुआ है। इसका मतलब एक फ्रूट फ्लाई के रिलेटेड बाय रेस्पेक्ट में 4/40 0.1 डेथ हुई है।
सो पर कैपिटा डेथ क्या है? 0.1 पर single fruit fly per week. So these two examples you can directly study from NCERT. Another important characteristics of a population is sex ratio. सो अभी हम स्टडी कर रहे हैं पॉपुलेशन का क्या क्या सब कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि एट्रीब्यूट्स है। जैसे कि आपको मालूम है एक पॉइंट था जो कि हमने अभी लिखा था कि पॉपुलेशन का कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में नहीं होती है। जैसे कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बात होता है या उसकी डेथ होती है, लेकिन बार्थ रेट नहीं होता है। वहां पॉपुलेशन में बार्थ रेट एंड डेथ रेट होती है। उसी टाइप का एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आइदर मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, तो उसका एक सिंगल सेक्स हो सकता है, या कुछ ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल भी है, लेकिन सेक्स रेशियो नहीं होता है। एक इंडिविजुअल में सेक्स रेशियो हम काउंट नहीं कर पाएंगे। एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में यानी पॉपुलेशन में हम सेक्स रेशियो काउंट कर पाएंगे। सो इंपोर्टेंट, अनदर इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन is sex ratio. So another important characteristic of a population is sex ratio. An individual has sex, that is male or female, but the population has sex ratio. एक इंडिविजुअल का सिंगल सेक्स होता है, आइदर मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है, but the population has a sex ratio. But the population has sex ratio.
जैसे कि सपोज मान लो कि एक जगह में ह्यूमन पॉपुलेशन है, अगर हम ऐसे बोल सकते हैं कि सेक्स रेशियो 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज फीमेल एंड 40% इज मेल, तो इट इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। तो मेल हो या फीमेल हो, सपोज एक विलेज है, उसमें सपोज हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट, यानी 100 इंडिविजुअल का पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है। तो 100 में से कुछ मेल्स भी होंगे, कुछ फीमेल्स होंगे। सपोज मान लो 60 मेल्स है, 60 फीमेल्स है। अच्छा, 60 मेल्स है और 40 फीमेल्स है सपोज। सो 60 मेल्स में वहां पर बच्चे भी होंगे, अडल्ट भी होंगे और बूढ़े लोग भी होंगे। फीमेल में से भी बच्चियां होंगी, गर्ल चाइल्ड होंगी, अडल्ट फीमेल होंगी और ओल्ड वोमेन भी होंगे, या बूढ़ी लोग भी होंगे। तो इसका मतलब एक पॉपुलेशन में बाय इंक्लूडिंग बोथ मेल एंड फीमेल, व्हाट आर द डिफरेंट एज ग्रुप्स present, that is called age distribution. So age distribution में 3 कैटेगरी यहां पर लिए हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे तो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, वो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, तो उसको प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप हम लिए हैं। और जो एडल्ट है उनको रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, और जो ओल्ड पर्सन है उनको हम बोलते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स। So that is called as age distribution. Okay. So population at any given time, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना कितना एज ग्रुप कैसे कौन सी पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सो ए पॉपुलेशन at any given time is composed of individuals of different ages, is composed of individuals of different ages. So यहां पर मेल फीमेल दोनों इंक्लूडेड है, डिफरेंट एज की। सपोज मान लो कि प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप जो बच्चे हैं, चाइल्ड है, मेल चाइल्ड भी हो सकते हैं, फीमेल चाइल्ड भी हो सकते हैं। ओके, सो 3 एज ग्रुप्स आर आइडेंटिफाइड: pre-reproductive, reproductive and post-reproductive. So one is pre-reproductive age group, pre-reproductive जो कि चाइल्ड है, इसमें मेल फीमेल चाइल्ड दोनों इंक्लूडेड है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो एडल्ट है, मेल एडल्ट भी है, फीमेल एडल्ट भी है। उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव age group, pre-reproductive, reproductive and post-reproductive age group. Okay. So इसको हम एज पिरामिड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ है। अगर एज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब परसेंट इंडिविजुअल्स ऑफ ए गिवन एज ग्रुप, कितना परसेंट है, कितना परसेंट प्री रिप्रोडक्टिव है, कितना परसेंट रिप्रोडक्टिव है, कितना परसेंट पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। अगर वही एज डिस्ट्रीब्यूशन को हम अगर प्लॉटेड करेंगे फॉर द पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड एन एज पिरामिड। ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है डिफरेंट एज ग्रुप्स फाउंड इन ए पॉपुलेशन।
दैट इज कॉल्ड एज पिरामिड। कोई भी पॉपुलेशन हम ले सकते हैं किसी भी एरिया का, दैट इज कॉल्ड एज पिरामिड। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। एज पिरामिड क्या है? ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। अलग अलग जो 3 टाइप का जो एज ग्रुप है, प्री रिपोर्टिव, रिपोर्टिव एंड पोस्ट रिपोर्टिव, तीन टाइप का एज ग्रुप को हम अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, फाउंड इन ए पॉपुलेशन, और जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट होता है उसमें प्री रिपोर्टिव को एज ग्रुप को बेस में लिया जाता है और मिडिल में रिपोर्टिव लिया जाता है एंड पोस्ट रिपोर्टिव को टॉप में लिया जाता है। सो 3 टाइप्स ऑफ एज पिरामिड्स आर ऑब्टेन्ड। Okay, so age pyramids are of 3 types. Age pyramids are of 3 types. एक है triangular age pyramid और एक है, you can follow the diagram given in the same page 227. Triangular age pyramid, bell shaped, and is on shaped. So pyramid reflect करता है, शेप क्या है वो रिफ्लेक्ट करता है कि ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन, whether the population growth is growing population or stable population or declining population. ठीक है? 3 types. Number 1 is triangular age pyramid. Number 2 is bell shaped age pyramid. Number 3 is urn shaped, URN, urn shaped age pyramid. So you can follow the graphical representation from NCERT or the diagram given in the NCERT, you can follow that. तो प्री रिपोर्टिव ग्रुप सबसे नीचे होता है। कोई भी पिरामिड में कोई भी पिरामिड आप ले लीजिए, चाहे वो ट्रायंगुलर हो, बेल शेप हो या ऑन शेप हो, हमेशा प्री रिपोर्टिव वाला एज ग्रुप नीचे रहता है और उसके ऊपर रिप्रोडक्टिव और सबसे टॉप पे रहता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ओके, यू कैन फॉलो द डायग्राम। ये ट्रायंगुलर वाला आप देख सकते हैं, ये प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, ऊपर आ गया, उसके ऊपर आ गया रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, ये दोनों रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है। और उसके ऊपर रहेगा पोस्ट रिप्रोडक्टिव।
ओके, ये ट्रायंगुलर वाला है। क्लियर? उसके बाद आएगा बेल शेप्ड। So this one is pre-reproductive, this one is reproductive। हमेशा प्री-रिप्रोडक्टिव नीचे रहता है, रिप्रोडक्टिव बीच में रहता है, मिडिल में रहता है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव टॉप में रहता है। So look here, प्री-रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव लगभग सेम है, इसलिए ये बेल शेप हो गया। और उसके बाद है ऑनसेप्ट। ये देखिए ऑनसेप्ट कैसे हो रहा है, ऑनसेप्ट। तो ये हो गया प्री रिप्रोडक्टिव, यहाँ पर कम हो गया और रिप्रोडक्टिव ज्यादा हो गया, और फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम हो गया। तो इसका दूसरा डायग्राम भी है, इसको हम बोल सकते हैं ये जो ट्रायंगुलर एज पिरामिड है दैट इज एक्सपेंडिंग पिरामिड और एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज स्टेबल, नेक्स्ट इज डिक्लाइनिंग, इसको हम बोलेंगे एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन और एक्सपेंडिंग पिरामिड। ये स्टेबल पॉपुलेशन, ये ना ग्रो कर रहा है ना कम हो रहा है, ये स्टेबल है, स्थिर है। ये लेकिन ग्रो कर रहा है, ये लेकिन घट रहा है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो इसका डायग्राम हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये ट्रायंगल जैसा दिखने में है, तो दिस लुक लाइक ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल टाइप का आएगा, ट्रायंगुलर पिरामिड। सेम थिंग यहाँ पर है, ये प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, और ये हो गया रिप्रोडक्टिव। यू कैन ड्रॉ एनी डायग्राम, ये डायग्राम में आप अल्टरनेटली ड्रॉ कर सकते हैं, सेम थिंग। और ये हो गया स्टेबल वाला, जैसे कि बेल टाइप का है ना, जैसे बेल होता है उस टाइप का है, जो नीचे में प्री रिप्रोडक्टिव, उसके बाद वो घट रहा है धीरे धीरे, यहाँ पर फोल्डिंग हो गया तो घटेगा। अब ये हो गया ऑनसेप्ट। उल्टा हुआ घड़ा जैसे है,
ये सबसे कम हो गया, प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप सबसे कम हो गया, उससे ज्यादा हो गया रिप्रोडक्टिव, फिर कम हो गया पोस्ट रिप्रोडक्टिव। This is triangle shape, triangular shape, triangular shaped, this is bell shaped and this is on shaped। लेकिन हमेशा नीचे रहेगा प्री रिप्रोडक्टिव, यहां पर नीचे होता है ये प्री रिप्रोडक्टिव। ये हो गया रिप्रोडक्टिव, बाकी हो गया पोस्ट रिप्रोडक्टिव। The same thing is also here, reproductive, pre-reproductive and post-reproductive। ट्रायंगुलर एज पिरामिड अगर देखेंगे, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल उसमें ज्यादा है, वेरी लार्ज, सो नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स इज मॉडरेट, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल फ्यूअर, तो पॉपुलेशन इज ग्रोइंग। रेट ऑफ ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन द कंपैरेटिव साइज ऑफ द प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। अगर जिस पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव वाला यानी बच्चे ज्यादा होंगे वो ग्रोइंग पॉपुलेशन है। यहां पर ट्रायंगुलर में प्री रिप्रोडक्टिव मोर अब्यूंडेंट इन नंबर, ये मॉडरेट नंबर में, ये बहुत कम परिमाण में है, कम संख्या में है। तो बच्चे आगे चल के रिप्रोडक्शन करेंगे तभी जाके पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। सो इट इज ग्रोइंग पॉपुलेशन और एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। बेल शेप में क्या है, जो कि स्टेबल पॉपुलेशन है। सो नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल ऑलमोस्ट इक्वल, ये ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मच लेस इन नंबर। सो यहां पर बेल शेप में या बेल शेप पिरामिड में क्या हुआ, जो है स्टेबल पॉपुलेशन है, उसमें नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल इज ऑलमोस्ट इक्वल। पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर कंपैरेटिवली लो, सो पॉपुलेशन साइज रिमेन स्टेबल। इसका मतलब नाइदर ग्रोइंग नॉर डिमिनिशिंग नॉर डिक्लाइनिंग, ये स्टेबल है। क्योंकि रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल जो एडल्ट है वो एक ना एक दिन बूढ़ा हो जाएंगे, और प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल वही नंबर आएगा, इंक्रीज तो नहीं करेगा। सपोज मान लो यहां पर 100 बच्चे हैं, 50 एडल्ट है, तो 100 बच्चे जब एडल्ट में जाएंगे तो ज्यादा इंक्रीज हुआ नंबर, यहां पर भी 50 है, 50 है, तो सेम नंबर आएगा, तो ये डिक्रीज भी नहीं होगा। तो ये स्टेबल पॉपुलेशन है। जो ऑन शेप है इसमें रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप सबसे ज्यादा होता है, और प्री रिप्रोडक्टिव के कंपैरिजन, प्री रिप्रोडक्टिव के कंपैरिजन में रिप्रोडक्टिव ग्रुप ज्यादा होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव जो ग्रुप है एडल्ट है वो तो ओल्ड हो जाएंगे, लेकिन प्री रिप्रोडक्टिव कम है तो आगे चल के पॉपुलेशन और नहीं बढ़ेगा, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव कम है। तो हर पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होता है दैट एक्चुअली मेनली डिपेंड अपॉन द नंबर्स ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन। सो जो ऑन शेप है वो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, दैट इज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, क्योंकि यहां पर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इज हायर देन प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल भी है, उनका संख्या कम है, और ये नेगेटिव ग्रोथ होता है, इसको बोलते हैं हम नेगेटिव ग्रोथ। डिक्लाइनिंग का मतलब है नेगेटिव ग्रोथ। So this is all about age pyramid. Next we'll go to the population size.
So next we'll go to population size. Size of the population. The size of the population depends upon several factors. The size of the population में कितने इंडिविजुअल्स है, कितने संख्या में इंडिविजुअल्स है, दैट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन साइज. और पॉपुलेशन में इंक्रीज डिक्रीज भी होता रहता है, क्योंकि कुछ बच्चे जन्म हुए उस पॉपुलेशन में तो इंक्रीज हुआ, दैट इज कॉल्ड नैटेलिटी. जो बर्थ रेट को बोलते हैं नैटेलिटी. और कुछ ओल्ड पर्सन्स की व ओल्ड ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो गई, उसको बोलते हैं मोर्टेलिटी. तो नैटेलिटी मोर्टेलिटी के ऊपर भी पॉपुलेशन डिपेंड करता है. और ये भी डिपेंड करता है कि वो एनवायरनमेंट का कैरिंग कैपेसिटी कितना है, वो एनवायरनमेंट में कितने रिसोर्स अवेलेबल है, कि वो कितने इंडिविजुअल की पॉपुलेशन की कितनी इंडिविजुअल को अपने पास रख सकता है, यानी कि कैरी कर सकते हैं. सपोज एक जगह में इंसेक्ट है, उसमें सपोज एक मिट्टी में एक जगह में इंसेक्ट है, वहां पर लाख इंसेक्ट रह सकते हैं. वहां पर जितना रिसोर्स है, स्पेस है, फूड है, वो 1 लाख इंसेक्ट को अपने जगह दे सकता है. लेकिन अगर मान लो कि हेवी रिप्रोडक्शन हुआ तो 2 लाख हो गया, तो वहां पर कंपटीशन आ जाएगा और इंसेक्ट्स मर जाएंगे, तो पॉपुलेशन फिर घट के 1 लाख आ जाएगा. तो साइज ऑफ द पॉपुलेशन वेरीज and it depends upon the several factors like the characteristics of the species, जैसे natality, mortality, carrying capacity of the environment, competition from other species and impact of predators, effect of the pesticides. कुछ जगह हम केमिकल स्प्रे कर रहे हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, तो वहां पर क्या होगा, सो पेस्ट या इंसेक्ट की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी. अगर द सुपीरियर कंपिटिटर आ गया और या प्रेडेटर आ गया और वो इंसेक्ट को वो खा गया, तो उनका पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी. तो बहुत सारे फैक्टर पर पॉपुलेशन साइज डिपेंड करता है. द साइज ऑफ ए पॉपुलेशन depends upon the size of a population. The size of a population depends upon several factors. जैसे नंबर 1 characteristics of, the number 1 factor is characteristics of species. जिसमें क्या आएगा, इसमें आएगा natality and mortality. ये तो स्पेसीज का कैरेक्टर है, जो मरता है या पैदा होता है. natality and mortality, that is the characteristics of species. Next is number 2 is carrying capacity. Carrying capacity of environment. Carrying capacity of environment. Environment कितने इंडिविजुअल को सपोर्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड द कैरिंग कैपेसिटी. कंपटीशन फ्रॉम अदर स्पेसीज. कंपटीशन फ्रॉम अदर स्पेसीज. तो बाकी स्पेसीज के साथ इसका क्या कंपटीशन है. इंपैक्ट ऑफ प्रेडेटर. नंबर 4 इंपैक्ट ऑफ प्रेडेटर. सो नेचर में प्रेडेशन एक इंटरेक्शन है, जहां पर प्रे एंड प्रेडेटर की इंटरेक्शन होती है. तो प्रेडेटर की इंपैक्ट क्या है. Next one is effect of use of pesticide.